नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर आरोप लगाया था, यह आरोप भ्रष्टाचार के थे और आरसीपी सिंह ने खुद की पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। आरसीपी सिंह ने किया खुद की पार्टी बनाने का ऐलान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर, जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया है आरसीपी सिंह ने। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इस्तीफे के साथ ही उन्होंने यह कह दिया है कि अब वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। तो बिहार की सियासत में कुछ अजीबोगरीब हुआ है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह को कभी नीतीश कुमार का खासम खास माना जाता था। जेडीयू कोटे से वो केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, सियासत में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। तो कभी नीतीश के खास रहे आरसीपी सिंह अब अपनी ही पार्टी में हाशिए पर है। उन्हें उन्हीं की पार्टी ने करप्शन के आरोप में नोटिस भेजकर जवाब मांगा। बिहार की सियासत में गर्माहट। आरसीपी सिंह को जेडीयू ने भेजा नोटिस। भ्रष्टाचार के मामले में नोटिस। जी हां, कभी जेडीयू कोटे से केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह अब अपनी ही पार्टी के निशाने पर है। भ्रष्टाचार के मामले में जेडीयू ने आरसीपी सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी और सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसके बारे में कई जानकारी किसी भी स्रोत से आई है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिर जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से, उस पर आपका क्या कहना है। अब इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है। अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह पर उनकी पार्टी जेडीयू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरसीपी सिंह पर आरोप है कि उन्होंने जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अपने गृह जिले नालंदा में अकूत दौलत बनाई है। जेडीयू ने इस संबंध में आरसीपी सिंह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। जो जानकारी मिली कई स्रोतों से कि सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। अब जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की, उसके बारे में उनको क्या कहना है, पार्टी यह जानना चाहती है। आरसीपी सिंह को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि साल 2013 से 2022 के बीच उन्होंने काफी प्रॉपर्टीज अर्जित की हैं। इसमें नालंदा जिले के 2 प्रखंडों में खरीदी गई 40 बीघा जमीन भी शामिल है। दिलचस्प बात तो ये है कि सत्ताधारी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी और तेजस्वी यादव इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, इसे जेडीयू ही जाने। आरसीपी सिंह पर जो जेडीयू ने नोटिस भेजा है वो जेडीयू का आंतरिक मामला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से जेडीयू में खटपट आरसीपी सिंह जी को लेकर चल रही है, उसी का ये परिणाम दिख रहा है। अब पार्टी में रह करके अगर पार्टी के खिलाफ कोई गतिविधि करेंगे तो उस पर तो कार्रवाई पार्टी करती ही है। अब क्या है मामला, ये जेडीयू का आंतरिक विषय है, इसलिए इस पर आरजेडी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है।
आरजेडी की ओर से मामले पर बयान तो आया, लेकिन उतने आक्रामक तरीके से नहीं जितने आक्रामक तरीके से तेजस्वी यादव आरसीपी सिंह को घेरते रहे हैं। आज मैंने समाचार पत्रों में देखा है कि आरसीपी सिंह के 53 से ज्यादा 9 सालों में उन्होंने प्लॉट खरीदने का काम किया है, जिसमें एक प्लॉट है जो 40 बीघे का है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते अब बहुत अच्छे नहीं रहे। बावजूद इसके बीजेपी इस मामले को हवा नहीं देना चाहती है। मामले पर बीजेपी ने मुंह खोला भी तो सिर्फ इतना भर कह दिया कि आरसीपी सिंह के जवाब का इंतजार कीजिए। आदरणीय आरसीपी सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं ये जांच का विषय है और उनका जवाब का भी इंतजार करना चाहिए। और ये जनता दल यूनाइटेड का अंदर का मामला है। ये उनके दल के बड़े नेता और उनके अंदर का ये विषय है, उस पर हम लोग को बोलना उचित नहीं है। लेकिन आरोप लगाना और आरोप जिस पर लगा है उसका जवाब सुनना ये भी ज़रूरी है। और उसके बाद जिस दल के ये विषय है उस दल का ये मामला है, उस दल के अध्यक्ष का, उस दल के सर्वोपरि नेता का बात को सुनना चाहिए और उनका निर्णय ही सर्वोपरि है। उधर कांग्रेस का कहना है कि जांच तो नीतीश कुमार की भी होनी चाहिए, आखिर पार्टी के मुखिया तो वही हैं। जदयू के किसी भी नेता की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। पिछले 15-16 वर्षों में सबने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और सबने भ्रष्टाचार के जरिए ही वो संपत्ति इकट्ठा की है। भाई जदयू के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो पोल खुल गई कि किस तरह से अवैध कमाई आरसीपी सिंह ने की है। आरसीपी सिंह के साथ उनकी बेटी की भी संपत्ति की जांच करवाइए और भी चीज़ें खुलेंगी। एक बार कोई हिम्मत करके जरा नीतीश जी की संपत्ति की भी जांच करवा लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब के सब भ्रष्ट हैं। ये तो हुई मामले पर बयानबाजी की बात। अब जरा ये जानिए कि आरसीपी सिंह ने ऐसा क्या करप्शन किया है कि अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल आरसीपी सिंह पर कार्रवाई का आधार उनकी संपत्ति को लेकर बनाया गया है। आरसीपी सिंह पर 9 साल में 58 प्लॉट खरीदने का गंभीर आरोप लगा है। ये आरोप खुद जेडीयू नेताओं ने लगाया है और प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर आरसीपी सिंह से इस अनियमितता पर जवाब मांगा है। बता दें कि इस संपत्ति का ब्यौरा जेडीयू के ही नेताओं ने जुटाया है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर जमीनें आरसीपी सिंह की पत्नी गिरजा सिंह और दोनों बेटियों लिपि सिंह, लता सिंह के नाम पर है। आरोप यह है कि आरसीपी सिंह ने 2016 के अपने चुनावी हलफनामे में इन संपत्तियों का जिक्र नहीं किया है। जेडीयू नेताओं की रिपोर्ट के अनुसार आरसीपी सिंह और उनके घर वालों ने 2013 में अब तक नालंदा जिले के अस्थावा और इस्लामपुर ब्लॉक में करीब 40 बीघा जमीन खरीदी है। इस रिपोर्ट में कई जिलों में भी संपत्ति होने का आरोप लगाया गया है। जेडीयू की तरफ से इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की नीति माना जा रहा है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार कभी बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में दरार आ गई है। हालात ये हो गए हैं कि अपनी ही पार्टी में आरसीपी हाशिए पर चले गए हैं। वो पार्टी में है लेकिन ना के बराबर है। पिछले महीने आरसीपी सिंह जब जहानाबाद गए थे तो वहां नारे लगे थे कि बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। इस घटना ने नीतीश और आरसीपी की रिश्तों की कड़वाहट और बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब बात करते हैं पात्रा चाल घोटाले की, जिसमें संजय राउत की खबर हम आपको बताते हैं। मुंबई में आज ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी उनसे पात्रा चौल के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। आपको बता दें कि पात्रा चौल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत भी 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में है। खबर यह भी है कि ईडी ने संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। मुंबई में एक्शन में ईडी। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत भी निशाने पर। वर्षा राउत से ईडी ने की पूछताछ। ईडी के दफ्तर में संजय राउत और वर्षा राउत का सामना।
मुंबई के ईडी के दफ्तर में शनिवार को एक दंपति पूछताछ के लिए अधिकारियों के आमने सामने बैठे थे। ये दंपति थे शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत। मामला था पात्रा चौल घोटाला। शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी पत्नी वर्षा राउत को शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। शनिवार सुबह करीब 11:15 बजे वर्षा राउत ईडी के दफ्तर पहुंची। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और संजय राउत के भाई सुनील राउत भी मौजूद थे। दरअसल वर्षा राउत के खाते में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा 1 करोड़ 8 लाख रुपए भेजे गए थे। ईडी इसी मामले में वर्षा राउत से सवाल जवाब करना चाहती थी। ईडी ने इस मामले को पीएमएलए कोर्ट में भी उठाते हुए कहा था कि इस मामले में छानबीन शुरू है। इसके अलावा ईडी वर्षा राउत से दादर स्थित गार्डन कोर्ट इमारत में फ्लैट अलीबाग में खरीदारी की गई जमीन के बारे में पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि ईडी ने इसी इमारत में संजय राउत को हिरासत में रखा है। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी वर्षा राउत और संजय राउत को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करने की खबरें सामने आई है। गिरफ्तारी के पहले संजय राउत के घर पर ईडी के अधिकारियों ने तकरीबन 9.5 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई की थी। ऐसे में आज वर्षा राउत से ईडी के अधिकारी कितनी लंबी पूछताछ करते हैं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ईडी ने वर्षा राउत को पूछताछ के लिए तलब किया है क्योंकि उनके खाते में जमा किए गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा प्रवीण राउत से मिला है। प्रवीण को ही पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम दिया गया था। जब संजय राउत की मौजूदगी में कई बैंक खातों की जांच की गई तो पता चला कि वर्षा राउत के खाते में काफी रकम जमा है। ईडी का आरोप है कि उनकी पत्नी को इतनी बड़ी रकम का भुगतान क्यों किया गया। ईडी संबंधित बैंक खातों के केवाईसी दस्तावेजों और बयानों की जांच कर रही है। ईडी ने इस मामले में एचडीआईएल के प्रवीण, सारक वधावन और राकेश वधावन और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। जांच के दौरान ईडी को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया था कि प्रवीण ने वर्षा को कथित तौर पर 55 लाख रुपए का भुगतान किया था और भुगतान प्रवीण की पत्नी ने अपने बैंक खाते के माध्यम से किया था। ये भी आरोप लगाया गया है कि संजय राउत की यात्रा का खर्च प्रवीण ने वहन किया है, जिसमें उनके होटल में ठहरने और हवाई अड्डे की टिकट शामिल थी। तो अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर क्या है वो पात्रा चौल घोटाला जिसने राउत दंपति की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस घोटाले की शुरुआत साल 2007 से हुई थी, जब ये आरोप लगा था कि महाडा के साथ गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस और एचडीआईएल यानी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। शुरुआत में महाडा ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का कार्य गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया था। ये कंपनी प्रवीण राउत की है, जो शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी मित्र हैं। इस कंपनी पर चौल के लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। यहाँ पत्र में 3000 से ज्यादा फ्लैट बनाए जाने थे, जिसमें से 672 साल के चौल निवासियों को मिलने थे, लेकिन जमीन प्राइवेट बिल्डरों को बेच दी गई। इस मामले में 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। ईडी का दावा है कि वर्षा राउत के पास मुंबई के दादर में एक फ्लैट और अलीबाग में किहिम बीच पर 8 प्लॉट है। ये प्रॉपर्टी वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर ने खरीदी है। स्वप्ना पाटकर संजय राउत के सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी है। स्वप्ना से भी ईडी इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। शिवसेना के नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत से इस वक्त ईडी दफ्तर में उनकी पत्नी वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। दरअसल आज सुबह वर्षा राउत को ईडी दफ्तर में समन भेजकर हाजिर होने के लिए कहा था, जहां पर कयास ये लगाया जा रहा है कि ईडी जो है
संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ये पूछताछ करने के लिए बुलाया है कि जो उनके अकाउंट में जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ, क्या उसे उनकी जानकारी थी, या फिर जो उन पैसों से जो अलीबाग और मुंबई के दादर इलाके में जो फ्लैट खरीदा था, क्या उसकी जानकारी वर्षा राउत को थी। क्या संजय राउत ने वर्षा राउत को बताया था कि आपके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो किसके ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब बात करते हैं दिल्ली में मचे शराब पर संग्राम की। दिल्ली में शनिवार को सियासत गर्म रही। मुद्दा था दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का। इस मुद्दे पर बीजेपी पहले ही मनीष सिसोदिया पर करप्शन के आरोप लगा चुकी है। आज मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर सवाल उठाया। उसके बाद बीजेपी ने भी एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का पुलिंदा करार दे दिया। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीतियों को लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुकी बीजेपी पर आज खुद मनीष सिसोदिया ने तंज कसे। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई आबकारी नीति को पहले पूर्व एलजी अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में फैसला रद्द कर दिया गया। इससे काफी नुकसान हुआ है। एक पॉलिसी का इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। मई 2021 में ये पॉलिसी पास करके कैबिनेट से पास करके एलजी साहब के पास मंजूरी के लिए भेजी गई। इस पॉलिसी को मंजूरी देने से पहले एलजी साहब ने पूरी पॉलिसी को बहुत ध्यान से पढ़ा और उसमें कई महत्वपूर्ण और बड़े बड़े सजेशन दिए कि इसमें ये परिवर्तन कर दो, ये परिवर्तन कर दो, इस तरह का बदलाव करो। एलजी साहब के सारे सजेशंस को स्वीकार करके कैबिनेट ने फिर से जून में नई पॉलिसी एलजी साहब के पास भेजी और इस तरह से फिर उसको एलजी साहब ने मंजूरी दी। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि नई आबकारी नीति 2021 में लागू की गई थी, लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इसके एग्जीक्यूशन को रोक दिया। सरकार ने 2021 में मई के महीने में नई एक्साइज पॉलिसी पास की थी। कैबिनेट ने इसको पास किया था। मई 2021 में पास नई एक्साइज पॉलिसी में हमने लिखा था कि पहली पॉलिसी जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें 849 दुकानें होनी थी, तो इसमें भी लिखा गया था कि पूरी दिल्ली में दुकानों की संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी बल्कि 849 ही रहेगी, पहली पॉलिसी के बराबर ही रहेगी। नई एक्साइज पॉलिसी में एक प्रिंसिपल रखा गया और बहुत हाईलाइट करके रखा गया कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शॉप्स रहेगा। दुकानें नहीं बढ़ेंगी लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। लगभग बराबरी से बांटा जाएगा पूरी दिल्ली में, ताकि कहीं हुज ट्रेजेडी ना हो, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये सिसोदिया ने कहा कि पहले दिल्ली में 849 दुकानों का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं था। नई नीति में पूरी दिल्ली में बराबरी पर दुकान बांटने का प्रस्ताव था। नीति को मंजूरी देने से पहले पूर्व एलजी ने नीति को ध्यान से पढ़ा था। उन्होंने बदलाव का सुझाव दिया, फिर हमने उसे जून में संशोधन के साथ भेजा। इसे उन्होंने दूसरी बार क्लियर किया था। तो एलजी साहब के पास 2 बार जाके बहुत ध्यान से पढ़ के उन्होंने इस पॉलिसी को पास किया था। उस पॉलिसी में ये लिखा हुआ था जगह जगह जोर देके कि अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म किया जाएगा। ये जो एक ही जगह शराब की दुकानों के अंबार लगे हुए हैं कुछ वार्ड्स में या कुछ मॉल्स में, दुकानें नहीं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन इसको लगभग बराबरी पे बांटा जाएगा। यहाँ तक कि अनऑथराइज एरिया में भी बांटा जाएगा, ये भी लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ था कि हर वार्ड में दुकानें तो नहीं बढ़ेंगी पूरी दिल्ली में, लेकिन हर वार्ड में लगभग 2 से 3 दुकानें हो जाएंगी, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मैं पॉलिसी की वो लाइन भी आपको दे दूंगा, उसमें साफ साफ था कि इक्विटेबल प्रिंसिपल पे काम करेगी और पूरी दिल्ली में लगभग बराबरी पे दुकान बांटी जाएंगी, इंक्लूडिंग अनऑथराइज्ड एरियाज। उधर बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का पुलिंदा बताया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि
एलजी ने बीजेपी नेताओं के कहने पर नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से नियमों में परिवर्तन किए। The following activities shall not be allowed under mixed use, ये मास्टर प्लान दिल्ली की कहती है। और इसमें कौन से एक्टिविटीज मिक्स्ड यूज में अलाउड नहीं है, तो पॉइंट नंबर ई में आप देख सकते हैं, लिकर शॉप, शराब के दुकान, ये अलाउड नहीं है, ये मास्टर प्लान कहती है। सिसोदिया जी, आपका ये आरोप था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कौन लीडर थे जिनके कहने पर एलजी ने इस प्रकार के क्लॉज को हटाया। तो सिसोदिया जी, हम आपको बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पर नहीं, संविधान के कहने पर, कानून के कहने पर, नियम के कहने पर जो काम एलजी ने किया है वो आप सबके सामने है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को जांच से डर लगता है, इसलिए वो पूरा ठीक रहा एलजी के सर पर फोड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लगी तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा, अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए, तो एलजी को घसीट कर लेकर आओ। एलजी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो एलजी के गर्दन के ऊपर चाकू छुरी चलाते हैं। बहरहाल दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर उठा बवाल अभी थमता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।